हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे सब्जेक्टिव एग्जाम की, जो एचपीएससी ने अभी जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम कंडक्ट किया है उसकी आंसर की जो है वो डाल दी गई है। तो बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास भी आ रहे हैं कि सर सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। देखो 60% के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है, आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो बिल्कुल आपको प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब हम आज बात करेंगे, एक क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस जो है वो लिखने हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो जो भी हमारे आगे चलते जाएंगे तो नया जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप साहित्य स्टडी ये ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। प्ले स्टोर पे ये ऐप मिल जाएगी और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस जो हैं हम आपको बना के देंगे, ठीक है। सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको पीडीएफ भी मिलेगी, आप उनके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और साथ में ही आपको क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और लिखने के बाद आप पीडीएफ बना के हमारे पास भेज सकते हैं, ठीक है। उनको हम चेक करके आपको फीडबैक देंगे, राइट। चलो, अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में किस तरह के आ सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज भी आते हैं कि सर सैंपल कोई क्वेश्चन भेज दीजिए, सैंपल भेज दीजिए। तो आप जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के। तो वो चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं इस क्वेश्चन को डाल दूंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन डाल दूंगा मैं एज ए सैंपल के तौर पे, तो वहां से डाउनलोड करके आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट क्या है, उसी अकॉर्डिंग हमने लिखना है। आज का ये क्वेश्चन जो है ओडिपस रेक्स के ऊपर है। एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक कैथारसिस इन सोफोक्लिस ओडिपस रेक्स, हाउ डज द प्ले एग्जाम्प्लीफाई एरिस्टोटेलियन प्रिंसिपल ऑफ ट्रेजिडी। क्वेश्चन समझो ध्यान से। दूसरी चीज, हम किस पैटर्न को लेके चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि एनटीए की तरफ, सॉरी, एचपीएससी की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि हम इस तरह का जो सिलेबस है, मतलब इस तरह का जो पैटर्न है वो लेके चलेंगे। जैसे कि पीजीटी के एग्जाम में हुआ था, ठीक है। पीजीटी का एग्जाम हुआ था, उनके 10 नंबर के जो है वो क्वेश्चन पेपर में आए थे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एचपीएससी एचसीएस के एग्जाम की, जिसमें मेंस का एग्जाम होता है, उसमें 6 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें 8 नंबर के भी आते हैं, उसमें 10 के भी आते हैं, और उसमें 15 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ड लिमिट दी हुई होती है कि आपको 300 वर्ड में लिखना है, 350 में लिखना है, 400 में, 500 में, इस तरीके से, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा वर्ड्स 600 वर्ड्स में लिखना होता है तो वो 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो हम दोनों ही अप्रोच को यहाँ पे लेके चलने वाले हैं, क्योंकि अभी तक कोई सैंपल पेपर नहीं आया है एचपीएससी की तरफ से, और शायद ना भी आए। तो हम 10-10 क्वेश्चन के भी, 10-10 नंबर के क्वेश्चन भी करेंगे, और जो छोटे हैं 6 नंबर के, 8 नंबर के, उस तरीके से भी लेके हम इस अप्रोच को चलेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या पूछ रहा है। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है तो उसकी स्टोरी लिख के नहीं आनी है। कोई भी नोवेल पे क्वेश्चन आया है तो कहीं नोवेल की समरी पूरी लिख के आ जाओ पेपर में, ऐसे आपको मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है ट्रेजिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक कैथारसिस इन सोफोक्लिस ओडिपस रेक्स, और उसके बाद हाउ डज द प्ले एग्जाम्पलीफाई, ये प्ले जो है वो किस तरह से एग्जाम्पल है एरिस्टोटेलियन प्रिंसिपल ऑफ ट्रेजिडी का। एरिस्टोटल के जो प्रिंसिपल है ट्रेजिडी की, वो क्या है, मेजर जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमर्सिया हो गया, कैथारसिस हो गया, अनेग्नोरिसिस हो गया, तो ये सारी चीजें क्या इसके अंदर है। उसके अलावा जो ट्रेजिडी जो है वो 6 एलिमेंट होते हैं उसके, जो प्लॉट है, जैसे कि कैरेक्टर है, थॉट, डिक्शन, मेलोडी, स्पेक्टेकल, क्या ये भी चीजें उसके अंदर है। यूनिटी ऑफ टाइम को भी क्या इसने ओडिपस रेक्स के अंदर उसको फॉलो किया गया है, जैसे कि एक दिन के अंदर ही स्टोरी जो है वो खत्म कर दी जाती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ये, जहां पे सारे एलिमेंट्स फॉलो होते हैं ओडिपस रेक्स के अंदर। तो वो वाली चीजें हमने बतानी है कि कहाँ कहाँ होती है, और वो है क्या, कैथारसिस क्या है, हमर्सिया क्या है, एनाग्नोरिसिस क्या है, ये सारी चीजें हमने लिखनी है, स्टोरी नहीं लिखनी है, ठीक है। थोड़ा सा जैसे यहाँ पे इंट्रो में बता दिया कि हमने 429 बीसी में लिखा गया था, ये एक सुप्रीम एग्जांपल है ग्रीक ट्रेजेडी का, एंड परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ, और यहाँ पे परफेक्ट तरीके से अरिस्टोटल की जो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल है उनको भी इसने फॉलो किया है। ऑफन कॉल्ड द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी एवर रिटन, दिस masterpiece demonstrates how a single play can achieve the ultimate goal of tragic drama, catharsis through the arousal and purification of pity। क्या होता है ये catharsis, जो इमोशंस का
प्यूरिफाई करना, उसको हम कैथारसिस बोलते हैं। एरिस्टोटल हिमसेल्फ प्रेज द प्ले इन हिज पोएटिक्स, पोएटिक्स लिखा है एरिस्टोटल ने, वहां पे इसको प्रेज भी किया गया है। ये प्राइम एग्जाम्पल है, जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं इफेक्टिव ट्रेजेडी के, उनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। एरिस्टोटल आउटलाइन 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। कौन कौन से 6 एलिमेंट है? प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी एंड स्पेक्टेकल। ठीक है, क्वेश्चन ओडिपस रेक्स पे है, किस तरह से एरिस्टोटल के जो प्रिंसिपल हैं वो कैसे इसके अंदर एक्सप्रेस किए गए हैं, तो वो चीजें हमने यहाँ पे मेंशन करनी है, इसलिए हमने ये 6 चीजें बता दी। ठीक है, और इसके अलावा जो इनका जो प्लॉट है ना, प्लॉट फॉलो एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट एक्शन। एरिस्टोटल ने क्या बोला था? प्रॉपर बिगनिंग होनी चाहिए प्लॉट की, मिडल और प्रॉपर एंडिंग। ठीक है, ये सारी चीजें इस तरीके से होनी चाहिए, और यूनिटी ऑफ टाइम को स्पेशली ध्यान में रखना चाहिए, कॉम्प्रेस्ड इनटू ए सिंगल डे टू मेंटेन यूनिटी ऑफ टाइम। द एक्शन बिगिंस विद थीब्स, जो ये थेब्स नाम की जगह है वहां का किंग होता है ये, तो वहां पे प्लेग फैल जाता है। प्लेग जब वो जानने की कोशिश करता है कि इसका रीजन क्या है, तो वो पता चलता है बाद में कि वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया? एनाग्नोसिस आ गया। जब हम किसी कैरेक्टर के बारे में या खुद के बारे में ट्रू आइडेंटिटी का पता चलता है, ठीक है, जब डिस्कवरी की जाती है, सेल्फ डिस्कवरी भी हो सकती है इसमें, उसको हम एनाग्नोसिस बोलते हैं। ठीक है, और रिवर्सल भी होता है इसके अंदर, फॉर्चून का रिवर्सल होना। ठीक है, अच्छे से बुरा हो सकता है, बुरे से अच्छा हो सकता है। इसमें जो ये थेब्स का राजा होता है एक टाइम पे एडिपस, और बाद में उसकी क्या हालत हो जाती है, तो उसका फॉर्चून का रिवर्सल होना, वो भी एक एलिमेंट है अरिस्टोटल के ट्रेजेडी का। अब ये इन्वेस्टिगेट करता है लायस के मर्डर के बारे में, कंक्लूड हिज हॉरिफिक सेल्फ डिस्कवरी। उसको पता चलता है ना बाद में कि उसी ने अपने फादर का मर्डर किया है, और उसकी माँ के साथ, उसकी खुद की मदर के साथ ही उसने शादी कर ली थी। अब कैथारसिस क्या है? इसके अंदर कैथारसिस है प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस। इसका मतलब है इमोशनल क्लिंचिंग एंड रिलीज। अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, ट्रेजेडी शुड मेक द ऑडियंस फील पिटी एंड फियर। भाई ट्रेजेडी ऐसी होनी चाहिए कि ऑडियंस के मन में पीटी और फियर दोनों ही पैदा हो, एंड देन हेल्प देम टू रिलीज दीज इमोशंस, ताकि वो अपने इमोशंस को रिलीज कर सके। द इमोशनल रिलीज गिव्स द ऑडियंस ए सेंस ऑफ रिलीफ एंड टीचेस देम ए लेसन अबाउट लाइफ। सोफोक्लिस, a great playwright of ancient Greek, shows the idea of catharsis very clearly in his famous play Oedipus Rex. ट्रेजिक हीरो हमरसिया क्या होता है? मतलब डाउनफॉल होना, खुद की ही, मतलब एक ऐसा वर्च्यू जिसकी वजह से खुद का डाउनफॉल होता है। ये एक तरह से हम इसको वीकनेस भी बोलते हैं। ये जो थेब्स का ओडिपस जो राजा होता है, ये गुड और नोबल मैन था, बट ही हैज ए वीकनेस। इसकी वीकनेस क्या थी? हिज प्राइड एंड हिज डिजायर टू नो द ट्रूथ। उसी की वजह से उसका डाउनफॉल हुआ, क्योंकि उसको जानना था कि सच्चाई क्या है, प्लेग फैलने का रीजन क्या है। फिर वो वो उसके बारे में पता चलता है उसको कि उसने लायस का मर्डर कर दिया था। लायस के मर्डर के बारे में ज्यादा वो जानना चाहता है, तो वो खुद ही पता चलता है कि उसी ने खुद नहीं मारा था उसको। When Thebes suffer from plague, Oedipus try to find out the cause. ढूंढने की कोशिश की उसने। ट्रुथ का जब पता चलता है कि वही रीजन है, long ago he unknowingly killed his father and married his mother, fulfilling a terrible prophecy. This shocking discovery brings tragedy to Oedipus and those around him. ठीक है, तो इसको जब पता चलता है, सेल्फ डिस्कवरी होती है, वो भी एक ट्रेजिक एलिमेंट है एरिस्टोटल का, जिसको हम बोलते हैं एनाग्नोसिस। The audience feel pity for Oedipus because he suffer so much even though he was trying to do the right thing. वो सही करना चाहता था, लेकिन वे फियर क्या फील करते हैं, क्योंकि उनको रियलाइज होता है कि ये जो सेम चीज इसके साथ हुई है ना, वो किसी के साथ भी हो सकती है। दिस स्ट्रॉन्ग इमोशंस हेल्प द ऑडियंस एक्सपीरियंस कैथारसिस बाय द एंड ऑफ द प्ले। अब इससे वो क्या करते हैं, वो जो ओडिपस है वो खुद को अंधा कर लेता है, वो खुद की आंखें फोड़ लेता है, और वो शहर को छोड़ देता है शेम की वजह से। एंड द ऑडियंस फील बोथ सैडनेस, लोगों को बुरा भी लगता है और थोड़ा सा रिलीफ भी उनको फील होता है। दिस इमोशनल जर्नी टीचेस अस अबाउट द लिमिट ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड द डेंजर ऑफ प्राइड एंड द पावर ऑफ फेथ। क्या इससे ये जो इमोशनल जर्नी थी, ये हमें क्या सिखाती है? लिमिट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, लिमिट होनी चाहिए, एंड द डेंजर ऑफ प्राइड, प्राइड की वजह से क्या, मतलब उसके कितना खतरनाक हो सकता है ऐसा होना, और जो भाग्य की जो पावर होती है वो क्या होती है, इस प्ले से हमें पता चलता है। अब इसने सारे रूल्स फॉलो किए हैं इसकी ट्रेजेडी के।
It is has a serious complete plot. It include reversal of fortune when Oedipus falls from fortune का हुआ ना इसका fortune का reversal हुआ when Oedipus falls from king to outcast and recognition when he learns the truth about his birth. The play also has a strong moral theme, good language and powerful chorus. Conclude इसको हम करेंगे. ओडिपस रेक्स परफेक्ट एग्जाम्पल है ट्रेजिक इसका कैथारसिस का. एरिस्टोटल की थ्योरी जो ट्रेजेडी वाली है सबको फॉलो किया है अच्छे से थ्रू द कैरेक्टर ऑफ ओडिपस. सोफोक्लिस हेल्प द ऑडियंस फील डीप इमोशंस एंड understand important life lesson. The play enduring power lies in his demonstration that human suffering, when presented with the proper artistic structure, can become a source of profound understanding about the human condition. In showing us Oedipus falls, Sophocles remind us of both human limitations and human dignity in the face of inevitable suffering. इस तरह से इसको हम कंक्लूड करेंगे. और एक मिनट आगे देख लेते हैं. नहीं आगे नहीं है, आगे इसमें अगला क्वेश्चन है डिस्कस बेन जॉनसन स्टेरिकल टेक्निक वॉल्पन. वॉल्पन भी हमारे सिलेबस में दिया गया है. तो इस तरह के हम आपको मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो बैच में करवाने वाले हैं. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था इसकी जो वर्ड है इनके लगभग 550 के आसपास इसके अंदर वर्ड्स हैं. ठीक है, तो आपकी वर्ड लिमिट जो है इसमें पूरी हो जाएगी. 10 नंबर का अगर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा तो आपको इतना ज्यादा भी नहीं लिखना, इसको आप याद कर सकते हैं. ठीक है, जितना आपको याद रहेगा वो 10 नंबर का इनफ होगा. ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, आपको पीडीएफ मिलती रहेगी. मान लो एक पीडीएफ में हम 3-3 4-4 क्वेश्चन डालेंगे. ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपको समझा दिए, बाकी आपको खुद को समझ के उनकी प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस जैसे आप लिखते हो सीट आप हमें पीडीएफ बना के भेजो. ठीक है, ताकि आपकी लिखने की प्रैक्टिस ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहे और जो जो गलतियां होंगी वो भी आपको पता चलता रहे. तो ये आप टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का. टेलीग्राम का चैनल जो है वो ज्वाइन कर लो. ये वाली पीडीएफ आपको मैं वहां पे दे दूंगा. ठीक है, और जो बार बार ये इस तरह के मैसेज कर रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि सर 75 मार्क्स आए हैं, क्या सिलेक्शन हो जाएगा, सब्जेक्टिव की तैयारी करें. अरे भाई मैं हर वीडियो में इतनी बार बता चुका हूं कि अगर आपके 60 नंबर से ज्यादा हैं तो आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो. ठीक है, और तैयारी कर भी लोगे तो दिक्कत क्या है, नुकसान क्या होगा इस चीज का. जो आपके पास टाइम बचा है एटलीस्ट, ये मान लो 10 दिन बाद रिजल्ट आता है तो 10 दिन क्या आप ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे, नुकसान होगा इसका. ठीक है, इसलिए अपनी प्रिपरेशन जो है आप स्टार्ट कर दें बिना किसी का वेट किए. ठीक है, रिजल्ट आता रहेगा. आप अगर मार्क्स आपके ठीक ठाक बन रहे हैं, आपको लगता है, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चलो बाकी और कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.